गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम रसायन शास्त्र के 15वें अध्याय नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक समूह पर आधारित कार्बनिक रसायन का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आप सभी जानते हैं कार्बनिक रसायन में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मुख्य अवयव होते हैं, पर कभी कभी हम ये देखते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन भी इस कार्बनिक रसायन में एक मुख्य अवयव होता है। आज हम ऐसे यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे जिनमें क्रियात्मक समूह में नाइट्रोजन समूह उपस्थित होता है। तो हम ये देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से क्रियात्मक समूह हैं जिनमें नाइट्रोजन पाया जाता है। जैसे साइनाइड है, Cn उसका सूत्र है, तो उसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। आइसोसाइनाइड Nc, उसमें भी नाइट्रोजन पाया जाता है। इसी तरह से नाइट्रो ग्रुप होता है NO2, उसमें भी नाइट्रोजन उपस्थित है। इसी तरह से एमीन में भी नाइट्रोजन समूह पाया जाता है। तो देखते हैं यौगिक और क्रियात्मक समूह। सामान्य सूत्र। इसको हम चार्ट के माध्यम से देखेंगे। यदि हम यौगिक के रूप में साइनाइड लेते हैं तो इसका सामान्य सूत्र होगा RCN और इसका क्रियात्मक समूह होगा Cn। अच्छा, ये बताइए कि C और N के बीच में मैंने ट्रिपल बॉन्ड लगाया है, त्रिबंध लगाया है। क्यों लगाया है? जो कार्बन होती है उसकी संयोजकता 4 होती है और जो एक बंध है वो एक संयोजकता को प्रदर्शित करता है। तो चूंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसलिए मैंने 4 बंध लगाया है जो इसकी संयोजकता को क्या करता है? संतृप्त करता है ना। तो संयोजकता आप सब जानते हैं ना, अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। उसी तरह से नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है, तो ये जो 3 बंध यहाँ पर लगे हुए हैं वो नाइट्रोजन की संयोजकता को संतृप्त करते हैं। तो ये था पहला यौगिक साइनाइड, जिसका सामान्य सूत्र है RCN और इसका क्रियात्मक समूह है Cn। अब हम देखते हैं दूसरा यौगिक। इसमें दूसरा यौगिक है आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड और साइनाइड में ज्यादा अंतर नहीं है बच्चों। R अर्थात एल्किल समूह। इसमें देखिए जो N है उसको हम सामने लिख देंगे और जो C है उसको बाद में लिख देंगे और यहाँ ऊपर में हम एरो लगा देंगे। इसका मतलब ये है कि इसका जो एक बंध है ऊपर में उसमें उपसहसंयोजी बंध है। यदि हम एरो लगाते हैं तो, है ना, तीर का निशान लगा है, मतलब एक उपसहसंयोजी बंध से ये जुड़ा हुआ है। तो ये देखिए इसका सामान्य सूत्र था और इसका क्रियात्मक समूह हो जाएगा अब देखिए तीसरा नाइट्रो समूह। तो नाइट्रो समूह का क्या क्रियात्मक समूह हो सकता है? R यहाँ भी ध्यान चाहूंगी आप लोगों का, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, 3। इसमें जो एक एरो लगा हुआ है वो उपसहसंयोजी बंध को शो करता है, माने इसमें एक उपसहसंयोजी बंध बने हैं।
इसी तरह से चौथा क्रियात्मक समूह है एमीन समूह। इसमें समूह लिखेंगे एमीन है और इसे प्रदर्शित करते हैं RNH2 से। RNH2 और जो एमीन है ये इसमें प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन भी होगा, जिसके बारे में जब हम एमीन अध्ययन करेंगे तब पढ़ेंगे। तो ये आपको चार्ट के माध्यम से समझ आ गया होगा। ये सब यौगिक हैं और ये इनके सामान्य सूत्र हैं और ये उसके क्रियात्मक समूह हैं। यहाँ पर जो R है एल्किल मूलक है। आप जानते हैं एल्किल मूलक क्या है? नहीं जानते? तो देखिए ये लिख लिया आपने, मिटा दें इसे। चलिए कोई भी जो यौगिक होता है दो चीजों से मिलकर बनता है। उदाहरण के मैंने RH लिया और R की जगह में मैं CH3 लेती हूँ और यहाँ पे Cl लेती हूँ आपको समझाने के लिए। पर यहाँ मैं आपके सामने ये लिख रही हूँ, ये क्या है? मीथेन है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं? ये एल्केन है और इस एल्केन में से यदि हम एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर दें मतलब बाहर निकाल दें, तो इसमें 4 हाइड्रोजन है, एक बाहर निकल गया तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो ये CH3 हो गया है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किसी हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन के विस्थापित होने पर प्राप्त पदार्थ को हम मूलक कहते हैं, है ना। तो ये एल्केन है, इसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया और हमें जो मटेरियल यहाँ पे प्राप्त हो रहा है या जो पदार्थ प्राप्त हो रहा है या जो यौगिक प्राप्त हो रहा है वो मूलक है। एक हाइड्रोजन विस्थापित होने पर शेष बचा हुआ भाग क्या है? मूलक है ना। तो कोई भी पदार्थ है दो चीजों से मिलकर बनता है, एक तो मूलक और दूसरा क्रियात्मक समूह। तो यहाँ पे देखिए ये मूलक है और एक क्रियात्मक समूह है। इसको देखिए उदाहरण के माध्यम से, ये मैंने इसमें CH3 लिख दिया और क्रियात्मक समूह यहाँ पे लिख दिया। सपोज चलिए हम नाइट्रो समूह पढ़ रहे हैं तो NO2 लिख दिया। क्या लिख दिया? NO2 लिख दिया। तो इसमें ये क्या है? मूलक है। इसको तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा? ये है ना, ये 2 भागों में टूटेंगे। तो इसमें ये जो है मूलक हुआ और ये हुआ क्रियात्मक समूह। तो आपने मूलक की परिभाषा तो अभी सुनी। क्या सुनी? एक हाइड्रोजन किसी एल्केन से या एल्कीन से या एल्काइन से विस्थापित होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? मूलक कहते हैं, शेष बचा हुआ भाग। उसी तरह से क्रियात्मक समूह किसी भी यौगिक का अणुओं का वह समूह है, किसी भी यौगिक में अणुओं का वह समूह है जो अपनी विशिष्ट पहचान दर्शाता है। अणुओं का वह समूह जो अपनी विशिष्ट पहचान दर्शाता है और विशिष्ट पहचान दर्शाता है। जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं इसी क्रियात्मक समूह में होती हैं, है ना। तो क्रियात्मक समूह अर्थात जो अपनी विशिष्ट पहचान दर्शाता है और जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं इसी भाग में होती हैं। तब आगे चलते हैं। हमने अभी क्या देखा? कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिकों के बारे में देखा। अब देखते हैं आज नाइट्रो यौगिक। तो ऐसे यौगिक जिसमें NO2 उपस्थित हो उन्हें हम नाइट्रो यौगिक कहते हैं। तो देखिएगा जैसे आपके बीच कोई मूलक है जो नाइट्रो यौगिक है तो अर्थात नाइट्रो क्रियात्मक समूह
यदि उपस्थित है तो उसे हम कहेंगे नाइट्रो यौगिक। तो ये जो नाइट्रो यौगिक है यदि एल्केन पर उपस्थित हो, किसमें उपस्थित हो? एल्केन पर। चलिए हम इसको R मान लेते हैं एल्केन को। RNO2। और कभी यदि ये जो नाइट्रो समूह है एल्किल मूलक पर उपस्थित हो तो इसे कहेंगे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। समझ रहे हैं ना? एल्किल मूलक किसको कहते हैं? R, एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, है ना। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहेंगे यदि R में NO2 जुड़ जाएगा तो। और यदि एरोमेटिक जो एरोमेटिक मूलक हैं उन पर एरिल मूलक कहते हैं इसको। AR मतलब एरिल मूलक। एरिल मूलक पर यदि नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसे कहेंगे एरोमेटिक नाइट्रो यौगिक। AR मतलब होता है एरिन, और एरिन का मतलब ये होता है कि कार्बन की संख्या एरिन में कितनी होनी चाहिए? 6 या 6 से अधिक होनी चाहिए। सपोज C6H6 बेंजीन से शुरू होता है ये। एरिन मतलब कार्बन की संख्या 6 से कम नहीं होनी चाहिए, है ना। हाँ, तो ये एरिन मूलक हुआ और ये एल्किल मूलक हुआ। तो इतना आपको समझ में आया होगा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और एलिफेटिक नाइट्रो यौगिक। यहाँ पे नाइट्रो यौगिक। तो हम ये देखते हैं कि यदि एल्किल समूह जुड़ा है तो एलिफेटिक और एरिन समूह जुड़ा है तो एरोमेटिक। अब इसके आगे जाएं। अब हम देखते हैं यहाँ जो नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है या जो नाइट्रो समूह उपस्थित होता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में, जिस कार्बन से ये नाइट्रो समूह जुड़ा होता है वो 2 तरह से जुड़ता है ना। कितने तरह से जुड़ता है? ये 2 तरह से जुड़ता है, इसलिए इसको उभयदंती समूह कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? उभयदंती समूह। इसको उभयदंती समूह इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है 2 तरह से कार्बन से जुड़ता है। कभी ये कार्बन से सीधा N जुड़ जाएगा, ऐसे कार्बन से क्या जुड़ जाएगा? NO2 जुड़ जाएगा, है ना। तो ये कहलाएगा नाइट्रो समूह। और मान लीजिए कार्बन से नाइट्रोजन ना जोड़ के ऑक्सीजन जुड़ जाए, ये देखिए कार्बन से यदि नाइट्रोजन जुड़ गया तो वो नाइट्रो समूह कहलाएगा, और कार्बन से यदि ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये नाइट्राइट कहलाएगा। तो ये समझ आया। यदि जो कार्बन है उससे नाइट्रो समूह जुड़ा तो वो कहलाएगा, नाइट्रोजन जुड़ा तो नाइट्रो समूह कहलाएगा, और ऑक्सीजन जुड़ा तो वो नाइट्राइट कहलाएगा। नाइट्रो समूह नहीं, नाइट्रो कहलाएगा ना। इसमें हम देखते हैं कि जो नाइट्रो समूह है और जो नाइट्राइट है, नाइट्रो और नाइट्राइट एक दूसरे के समावयी होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के दोनों समावयी। जानते हैं आप लोग? नहीं जानते? जानते हैं, भूल गए हैं ना। समावयी जो है समाव्यता से बना है। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है आइसोमेरिज्म।
तो इसकी परिभाषा है ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान हो किंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, एक दूसरे के समावयी कहलाते हैं, और ये गुण क्या कहलाता है? समावयता कहलाता है। तो देखिए इसमें दोनों में, इसमें भी नाइट्रोजन है ना, और इसमें भी एक नाइट्रोजन है, इसमें भी एक नाइट्रोजन है, इसमें भी 2 ऑक्सीजन है, इसमें भी 2 ऑक्सीजन है, लेकिन ये नाइट्रो कहला रहा है ना, और ये क्या कहला रहा है? नाइट्राइट कह रहा है। तो एक दूसरे के ये समावयी है। इसके पश्चात हम देखेंगे एलिफेटिक नाइट्रो यौगिक। किसके बारे में पढ़ेंगे? एलिफेटिक नाइट्रो यौगिकों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था किसी एल्केन मूलक से हम एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दें और एक नाइट्रो समूह को जोड़ दें। एक से अधिक भी जोड़ सकते हैं, इसके प्रकार में हम देखेंगे। पर जब किसी एल्केन मूलक से एक हाइड्रोजन को नाइट्रो समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो प्राप्त यौगिक को हम क्या कहते हैं? नाइट्रो यौगिक कहते हैं। और चूंकि एल्केन लिया है इसलिए एलिफेटिक नाइट्रो यौगिक होगा। फिर से परिभाषा, जब किसी एल्केन मूलक से एक हाइड्रोजन को नाइट्रो समूह द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त यौगिक एलिफेटिक नाइट्रो यौगिक कहलाएगा। अब इसका नामकरण देखते हैं। आपका भी कुछ नाम होता है ना? आप सबका अपना अपना नाम है, आपका भी नाम है। किसने रखा नाम? मम्मी पापा ने नाम रखा है ना। इसी तरह से जब रसायनों की खोज हुई तो वहां से जो केमिस्ट थे, रसायनज्ञ थे, उन्होंने मिलकर तय किया। क्या तय किया कि जैसे हमारा भारत देश है, यहाँ पर जैसे उदाहरण दो आपको, एसिटिक एसिड है तो उसको सिरका कहा जाता है ना। मार्केट में आप जाओगे तो एसिटिक एसिड दो कहोगे, लेब के लिए चाहिए। आप दुकान में अपने अचार के लिए कहोगे तो सिरका कहने से आपको मिल जाएगा। लेकिन आप यदि कहाँ चले गए, ऐसे दुकान में जहाँ पर केमिकल मिलते हैं, वहाँ सिरका दो कहने से वो कंफ्यूज हो सकता है ना। तो वहाँ पे एसिटिक एसिड कहा जाता है। उसी तरह से आप मान लो दूसरे देश में चले गए, वहाँ आपने कहा कि मुझे एसिटिक एसिड चाहिए, तो मैं नहीं जानता, सिरका दो बोलने से कहेगा नहीं जानता। तो पूरे विश्व के जो रसायनज्ञ हैं उन्होंने मिलके हर रसायन का एक IUPAC नाम रखा है ना। उसका एक ऐसा स्पेशल नाम रखा जिसको सारे देश के लोग जाने। तो यहाँ पर भी जो नाइट्रो यौगिक हैं उनका क्या IUPAC नाम हो सकता है वो हम देखेंगे। जैसे मान लीजिए 1 नाइट्रो प्रोपेन लिखना है आपको। 1 नाइट्रो प्रोपेन कैसे लिखोगे इसको, ये मैं आपको बता रही हूँ। ये जो है इसका साधारण नाम भी आपको बताऊंगी। जैसे आपके सामने है 1 नाइट्रो प्रोपेन, ये आपको लिखना है। तो प्रोपेन मतलब कितने कार्बन? 3 कार्बन है ना, 1 2 3। ये आप 3 कार्बन लिख देंगे। मैं लिखना सिखा रही हूँ इसको। 3 कार्बन आप लिख देंगे और यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ ध्यान चाहूंगी आप लोग का, 1 लिखा है। तो पहले कार्बन पे आप क्या जोड़ देंगे? NO2 जोड़ देंगे। आया समझ में? हाँ। अब इसके बाद कार्बन की वैलेंसी तो आपको पता है कितना है, 4 होता है। तो यहाँ 2 डंडे आपने गिन लिए, बॉन्ड है, 2 डंडे 2 हुआ। इसको 4 करने के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए हमको? 2 है हमारे पास, तो 2 यहाँ लिख दीजिए। यहाँ पर भी वैसे कितना हाइड्रोजन लिखेंगे? 2 लिखेंगे। हमारे पास एक बॉन्ड है, यहाँ पर कितना हाइड्रोजन लिखेंगे? 3 हाइड्रोजन लिखेंगे। इस तरह से बैलेंस हुआ। और इसका नाम देखिए, 1 2 3 3 है तो ये प्रोपेन हुआ, और पहले नंबर पे नाइट्रो समूह जुड़ा है इसलिए 1 नाइट्रो प्रोपेन हुआ। और मान लीजिए हमको 2 नाइट्रो प्रोपेन लिखना है। क्या लिखना है? 2 नाइट्रो प्रोपेन लिखना है। तब कैसे लिखेंगे?
यहाँ पर भी हम सबसे पहले प्रोपेन अर्थात 3 कार्बन, और उसको यहाँ गिनती लगा देंगे 1 2 3, ये प्रोपेन हो गया। अब यहाँ का क्या कर रहा है 2 नाइट्रो, तो नाइट्रो समूह कितने नंबर के कार्बन पे जुड़ेगा 2 नंबर के कार्बन पे, यहाँ पे आप NO2 जोड़ेंगे, NO2 यहाँ पर जुड़ा। अब इसको बैलेंस कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे एक बॉन्ड है तो कितना हाइड्रोजन लिखेंगे 4 करने के लिए 3 लिखेंगे ना, हाँ ये देखिए 3। यहाँ पे 1 2 3 है तो 4 करने के लिए कितना हाइड्रोजन लिखेंगे 1 लिखेंगे, और यहाँ पर 1 है तो यहाँ आप 3 लिखेंगे। इस तरह से बैलेंस हो गया, संतुलित हो गया। अब इसका नाम हो गया 2 नाइट्रो प्रोपेन। इसी तरह से 1-2 उदाहरण और देखते हैं हम। आपको 3 मेथिल 2 नाइट्रोब्यूटेन लिखना है। क्या लिखना है 2 मेथिल 2 नाइट्रोब्यूटेन लिखता है। ब्यूटेन मतलब कितने कार्बन 4 कार्बन, ठीक बताया आपने। तो सबसे पहले 4 कार्बन लिख लीजिए, तो इसको नंबर दे दीजिए 1 2 3 4। अब इसमें क्या कह रहा है तीसरे नंबर के कार्बन पर मेथिल जोड़ना है, तो तीसरा नंबर का कार्बन है यहाँ CH3 लिख दीजिए। अब क्या कह रहा है दूसरे नंबर के कार्बन पे आपको नाइट्रो जोड़ना है, तो दूसरा नंबर का कार्बन है यहाँ नाइट्रो जोड़ दीजिए। अब उसके बाद कार्बन को संतुलित कर दीजिए। 1 बॉन्ड है तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आ जाएगा, 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन आ जाएगा। फिर से देखिए 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन आ जाएगा, और 1 बॉन्ड है तो ये 3 हाइड्रोजन आ गया, और ये आपका नाम बन गया 3 मेथिल 2 नाइट्रोब्यूटेन। सरल है ना। हाँ चलिए एक उदाहरण और, एक उदाहरण देखिएगा 2 मेथिल 2 नाइट्रोब्यूटेन। मान लो ऐसा आ गया, तब आप क्या करेंगे यहां भी वही प्रक्रिया है 1 2 3 4, ये 4 नंबर दे दीजिए 1 2 3 4। अब ये कह रहा है दूसरे नंबर के कार्बन पर मेथिल ग्रुप और नाइट्रो ग्रुप दोनों जोड़ा है, तो दोनों साइड जोड़ेंगे आप। इधर आपने NO2 जोड़ दिया और ऊपर में आपने CH3 जोड़ दिया। अब इसको संतुलित कीजिए, ये CH3 हो गया, यहाँ क्या आएगा CH2 आएगा। ये ऑलरेडी बैलेंस है, 4 बॉन्ड से संतुलित है, इसको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपने 3 लिख दिया। तो ये समझ में आया, ये वाली संरचना है ना। तो ये 2 मतलब 2 मेथिल दूसरे नंबर पे और 2 नाइट्रोब्यूटेन। यहाँ एक चीज और ध्यान देनी है आपको कि जो अल्फाबेटिकली देखते हैं M पहले आता है और N जो है बाद में आता है ना, इसलिए मेथिल को पहले लिखेंगे और नाइट्रो को बहुत। कभी ऐसा हो सकता है कि आपको संरचना दे दिया और नाम लिखना है, तो M वाला जो नाम है उसको पहले लिखेंगे और N वाले को बाद में लिखेंगे। इसी तरह से एथिल मेथिल दोनों है, तो एथिल को पहले लिखेंगे, E से शुरू होता है ना, और AM से शुरू होता है, तो एथिल को पहले लिखेंगे फिर मेथिल को लिखेंगे। इस तरह से हम नामकरण करते हैं किसका नाइट्रो समूह का। अब आपको कुछ भी नाइट्रो समूह का नाम लिखना होगा तो लिख लेंगे आप। चलिए अभी हमने क्या देखा नामकरण देखा है ना। इसके पश्चात हम देखेंगे वर्गीकरण। वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। तो हम ये देखते हैं कि नाइट्रो समूह का वर्गीकरण इस आधार पर कि ये जो नाइट्रो समूह है किस कार्बन से जुड़ा है, प्राथमिक कार्बन से जुड़ा है कि द्वितीय कार्बन से जुड़ा है कि तृतीय कार्बन से जुड़ा है, इस चीज को बेस मानकर आधार मानकर हम इसका वर्गीकरण करते हैं। तो जो नाइट्रो यौगिक हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक,
द्वितीयक और तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो इसे कहा जाता है 1 डिग्री नाइट्रो कंपाउंड, इसे कहा जाता है 2 डिग्री नाइट्रो कंपाउंड और इसको कहा जाता है 3 डिग्री नाइट्रो कंपाउंड। अब देखिए प्राथमिक नाइट्रो यौगिक किससे कहेंगे। तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो नाइट्रो समूह है प्राथमिक कार्बन से जुड़ा रहता है। अब जानते हैं प्राथमिक कार्बन क्या है? नहीं जानते? तो देखिएगा, ऐसा कार्बन जिससे नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है उससे एक प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हो। कितना? एक प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हो। सपोज एल्किल मूलक प्रतिस्थापी समूह है तो एक R जुड़ा हो। R मतलब C2H5 भी लिख सकते हो, CH3 भी लिख सकते हैं आप, तो मैंने केवल R लिख दिया, आपकी मर्जी, अब जो लिखना चाहें। तो एक R समूह जुड़ा हो इससे, तो उसको क्या कहेंगे हम? प्राथमिक नाइट्रो यौगिक। इसको बैलेंस कर देते हैं हम। RnO2 ये इस तरह से रहेगा और ये इस तरह से रहेगा, है ना। तो ये हुआ प्राथमिक नाइट्रो यौगिक। अब देखते हैं कि जो नाइट्रो समूह है वो सेकेंडरी या द्वितीयक कार्बन से जुड़ा हो। अब आपको द्वितीयक समूह में भी कंफ्यूजन होगा, है ना। तो द्वितीयक समूह का मतलब ये होता है कि जो कार्बन है उससे 2 प्रतिस्थापी समूह जुड़े हों। तो ये 2R जोड़ देते हैं, 2R जोड़ देते हैं हम, और यहाँ पर NO2 जोड़ देते हैं। अब इससे संतुलित करेंगे तो एक हाइड्रोजन और आ जाएगा इसमें, है ना। 1 2 3 4 और यहाँ पर भी 2 और ये 4। तो ये हो गया आपका द्वितीयक नाइट्रो समूह। अब तृतीयक नाइट्रो समूह लिखना है, टर्सरी नाइट्रो यौगिक। तो ऐसा कार्बन जिससे कितने प्रतिस्थापी समूह जुड़े हों? 3। तो उसको क्या कहेंगे हम? तृतीयक कहेंगे। देखिएगा R R R और ये NO2 हुआ। ये कार्बन बैलेंस हुआ, 4 बैलेंसी है इसकी। कार्बन की बैलेंसी को और नाइट्रोजन की बैलेंसी को दोनों को देखना है आपको, है ना। कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है और नाइट्रोजन की कितनी होती है? 3 होती है ना। तो ये देखिए, ये प्राथमिक नाइट्रो यौगिक है, ये द्वितीयक नाइट्रो यौगिक है, ये तृतीयक नाइट्रो यौगिक है। क्यों है पता है ना? ये प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये द्वितीयक कार्बन से जुड़ा हुआ है नाइट्रो समूह, इसमें तृतीयक कार्बन से। प्राथमिक कार्बन अर्थात ऐसा कार्बन जिससे एक प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हो, द्वितीय कार्बन अर्थात 2 प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हो, और तृतीय कार्बन अर्थात 3 प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हो। तो ये वर्गीकरण हुआ प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक नाइट्रो यौगिक का। किसके आधार पर? नाइट्रो समूह के जुड़ने के आधार पर। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक संरचना। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉनिक संरचना किसका? नाइट्रो समूह का। तो ये जो नाइट्रो क्रियात्मक समूह है ये जिस कार्बन से जुड़ा रहता है ना, उस कार्बन में उस कार्बन की
वो जो कार्बन जिससे कि क्या जुड़ा है, नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है, इसमें sp3 संकरण पाया जाता है। अर्थात sp3 संकरण या हाइब्रिडाइजेशन से ये संकरित रहता है ना। कार्बन में कौन सा संकरण पाया जा रहा है, sp3, है ना। और ये नाइट्रो समूह है तो इसमें जो नाइट्रोजन है इसमें sp2 संकरण पाया जा रहा है, पाया गया है ना। और यहाँ जो ऑक्सीजन है इसके 2 परमाणु हैं ऑक्सीजन के, तो इसमें भी sp2 संकरण और इस ऑक्सीजन में भी sp2 संकरण पाया गया है। ठीक है, ये कार्बन किससे संकरित है, sp3 संकरण से, मतलब एक s ऑर्बिटल और 3 ऑर्बिटल क्या हो जा रहे हैं, हाइब्रिडाइज हो जा रहे हैं और sp3 संकरण हो रहा है। इसमें एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन बोरिंग, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल, इसमें एक s ऑर्बिटल 2 p ऑर्बिटल, इसमें भी एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल, यहाँ भी एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज हो रहे हैं और इस तरह के संकरण हमें प्राप्त हो रहे हैं। पर हमें ये देखना है कि ये जो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है, 1s का स्क्वायर, 2s का स्क्वायर और 2p का 3। इस तरह से हम इसको लिखते हैं और इसको हम बॉक्स डायग्राम बनाना चाहें तो इस तरह से बनेगा 2s और 2p। इसमें हम ये 2 इलेक्ट्रॉन को भर देंगे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, ये है px, py और ये है pz। तो ये जो pz इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है ना, pz इलेक्ट्रॉन इसमें दिख रहा है। ये जो pz इलेक्ट्रॉन है ये तल में लंबवत होता है। कैसा होता है, तल में लंबवत होता है। इसी तरह से ऑक्सीजन का देखते हैं, 2 परमाणु हैं ऑक्सीजन के, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s का स्क्वायर, 2s का स्क्वायर और 2p का 4 होता है। और इसका बॉक्स डायग्राम बनाते हैं हम। 2p और 2p, इसको मैं px 2p, यहाँ 2p मैंने लिख दिया और यहाँ पे px, py और pz लिखा, ये 2 और इस तरह से एक एक भरेंगे और ये डबल हो जाएगा। तो ये जो pz है ये भी लंबवत होता है। क्या होता है, तल में लंबवत होता है। ये नाइट्रोजन का लंबवत हुआ, इसका भी लंबवत हुआ, इसके 2 अणु हैं तो एक और हम बनाते पर ऐसी समझ लेते हैं कि हमारे पास 2 परमाणु है तो ये भी लंबवत है और ये भी लंबवत है। तो ये दोनों pz के जो लंबवत एक ऑर्बिटल हैं ये आपस में क्या होंगे, संकरित होंगे, साइड वाइज संकरण होगा, है ना। क्या होगा, साइड वाइज पास इसमें अभिविन्यास होगा और साइड वाइज जब संकरण होता है इसको तो हम ये देखते हैं कि ये जो pz है और इनके जो pz हैं ये क्या करते हैं, साइड वाइज संकरण करते हैं और पाई बंध बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पाई बंध बनाते हैं। तो पाई बंध बनने के कारण इसमें क्या हो जाता है, ये इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑर्बिटल होता है इसका, वो अस्थानिक हो जाता है, अस्थानित हो जाता है। इसको डीलोकेलाइज्ड बोलते हैं अंग्रेजी में। तो ऑर्बिटल क्या हो जाता है, अस्थानित हो जाता है, डीलोकेलाइज्ड हो जाता है, जिसके कारण इसमें रिजोनेंस या अनुनाद पैदा हो जाता है। नाइट्रो समूह में अनुनाद की स्थिति बनती है। अब आप कहेंगे अनुनाद क्या है, जब किसी संरचना को हम लिखते हैं तो एक ही तरह से ना लिख के 3 या 4 प्रकार से या 2 या 3 ढंग से हम लिखें तो उसको हम कहते हैं अनुनाद, है ना।
कितने ढंग से लिख सकते हैं? दो प्रकार, एक प्रकार जैसे NO2 है उसको ही देखिए आप, कहीं पर आप दूसरे ढंग से लिखते हैं, कहीं पे नाइट्राइट लिख रहे हैं, तो अनुनादी संरचना है वो, तो इस तरह से इसमें अनुनाद पैदा हो जाता है। और नाइट्रो समूह में ये जो डीलोकेलाइज्ड हो रहा है, ये स्थानित हो रहा है, इसके कारण हम देखते हैं कि बेंजीन की तुलना में नाइट्रो समूह ज्यादा एरोमेटिक हो जाता है। ठीक है, अब देखेंगे नाइट्रो यौगिक को बनाने की विधि। आप बनाना चाहेंगे ना, है ना? सबसे पहले तो प्रयोगशाला में बनाना चाहेंगे, और आपको इसका मैं अब उपयोग बता दूं तो आपको बहुत मजा आ जाएगा इसका उपयोग। तो हो सकता है कि आप मार्केटिंग करना चाहें बड़े होके, है ना? चलिए, तो उपयोग पहले बता दें। चलिए उपयोग देखते हैं। वैसे मैं 3 उपयोग जानती हूँ। सबसे पहला उपयोग है विलायक के रूप में। किस रूप में? विलायक के रूप में। तो जो निम्नतर सदस्य होते हैं इसके, है ना, किसके, जो हाइड्रोकार्बन के निम्नतर सदस्य होते हैं, जैसे मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन है ना, उनको घोलने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा रबर है, गोंद है, थिनर है, उनको भी इससे घोला जाता है। विलायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और दूसरा इसका उपयोग है प्रारंभिक पदार्थ के रूप में। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, है ना, कुछ केमिकल बनाए जाते हैं, जैसे प्राथमिक नाइट्रो यौगिक बनाए जाते हैं, और भी कुछ रासायनिक पदार्थ। तो प्राथमिक पदार्थ के रूप में इसका रंजक बनाए जाते हैं। रंजक जानते हो ना आप सब, डाइस, रंगने का पदार्थ। तो हम ये देखते हैं कि उसमें ये प्राथमिक पदार्थ के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। और तीसरा है माध्यमिक पदार्थ के रूप में। एस्टर, रंजक, इन सबको बनाने के लिए माध्यमिक पदार्थ के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये 3 उपयोग हैं इनके, जिसको हम इसमें देखें। अब बनाएंगे इसे। बनाने की विधियां, आप इसे बनाना चाहेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं एल्केन से। किससे? एल्केन से इसको बनाएंगे। तो नाइट्रेशन देखते हैं सबसे पहले। जहां पर भी नाइट्रेशन लिखा है, इसका मतलब होगा कि वहां पर नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाएगा। किसका? नाइट्रिक अम्ल। अब ये नाइट्रिक अम्ल है, HNO3 इसका सूत्र है। इस HNO3 को आप ऐसे लिख सकते हो, जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, इसमें केवल तोड़ना और जोड़ना है। यदि आपको जोड़ना और घटाना अच्छी तरह से आता है तो आप जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनको बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो ये जो HNO3 है, इसको कैसे तोड़ सकते हैं? देखिए, इसमें 3 ऑक्सीजन है, तो HO को मैंने पहले लिख दिया, और सॉरी यहाँ पे 2 आ जाएगा। 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन मिलकर 3 हुआ, तो ये OH और NO2 आयन में टूटेगा। ये प्लस आयन, इसमें माइनस आयन। तो हम नाइट्रेशन करवा रहे हैं, तो इसके लिए हम कोई भी एल्केन लेंगे। तो सपोज यहाँ पर हम हेक्सेन ले रहे हैं। बताइए तो हेक्सेन का सूत्र 6 कार्बन, और इसका दुगुना करके 2 जोड़ दीजिए। इसका दुगुना करके 2 जोड़ दिए, 6 दूनी 12, ये 14 हो गया। इसका नाम हेक्सेन। 11वीं में पढ़ा है ना आप लोगों ने, है ना? तो ये हेक्सेन है ना? अब हेक्सेन की अभिक्रिया किससे कराएंगे हम? नाइट्रिक अम्ल से कराएंगे। ये नाइट्रिक अम्ल है, जिसको तोड़ के मैंने ऐसे लिख दिया। अब ऐसी दोनों को मिला दिए और लेब में रख दिए तो बन गया, ऐसा नहीं है, है ना? इसके लिए कुछ कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है? इसकी कंडीशन ये है कि इसको जब हम गर्म करते हैं तो 500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। कितना टेम्परेचर होना चाहिए? 100। अभी तो एकदम कम टेम्परेचर है तो हम उबल रहे हैं, पसीना निकल रहा है ना। और मान लीजिए 500 डिग्री सेल्सियस तक इसको गर्म की। 100 में तो
पानी भाप बनने लगता है, और कभी ना कभी अब भाप से जरूर जले होगे गर्म पानी करते समय, फोड़े आ जाते हैं। तो 500 डिग्री सेल्सियस तक इसको गर्म करना है, और 1-2 घंटे भी नहीं, 40 घंटे गर्म करना है। कितने घंटे, कितने दिन होंगे हिसाबिए जल्दी, लगभग 1.5-2 दिन, है ना। तो 40 घंटे गर्म करेंगे दोनों को। क्या होगा इसमें, यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा, अब निकाल दीजिए। C6 14 है तो कितना हो जाएगा, 1 निकल गया तो 13 हुआ ना, और इसको जोड़ दीजिए। यही कर दूं कि ऐसी समझ आ जाएगा, इसी को 13 और हाइड्रोजन कर दूं, फिर बाद में कंफ्यूज तो नहीं होंगे आप। चलिए, ये 13 कर दिया और एक हाइड्रोजन कैसा कर दिया। अब हमको पानी निकालने में भी सुविधा होगी, ये पानी निकाल दिया हमने, ये NO2 हमने इसमें जोड़ दिया, पानी इसमें बाहर निकल गया, है ना। यह है प्राथमिक नाइट्रोजन हमको प्राप्त हुआ, नाइट्रोहेक्सेन इसका नाम हो जाएगा। समझ में आया आपको। मैंने क्या किया, जो हेक्सेन था उसमें से एक हाइड्रोजन को बाहर निकाला, और जो नाइट्रिक एसिड था उसे भी मैंने तोड़ दिया है, और तोड़ने के बाद इसका जो OH है इसके हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा और पानी बनाएगा, और बचे हुए भाग को जब हम लिख देते हैं तो हमको नाइट्रोहेक्सेन प्राप्त होता है। अब दूसरी विधि देखते हैं, एल्किल हैलाइड और धातु नाइट्राइड क्रिया करेंगे। धातु नाइट्राइड की क्रिया से, तो एल्किल हैलाइड, एल्किल मीन्स R है ना, और हैलाइड मीन्स X। तो वैसा ना लिख के एक मैं उदाहरण लिख रही हूँ आपके सामने, C2H5, और यहाँ मैं लिख रही हूँ क्लोराइड, और ये धातु नाइट्राइड से क्रिया करेगा। तो धातु नाइट्राइड में भी अपने मर्जी से आप कुछ भी उदाहरण ले सकते हैं। तो हम एक धातु लेते हैं सिल्वर और नाइट्राइड अर्थात NO2, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे। ये जो क्लोराइड है इस सिल्वर से अभिक्रिया करेगा। ये कैसे करेगा देखिएगा, AgNO2 अपने आयनों में टूटेगा, Ag प्लस आयन और Ag प्लस और NO2 इस तरह से अपने आयनों में टूटेंगे, और नाइट्राइड है Ag प्लस और ये माइनस आयन, और ये भी अपने आयनों में टूटेगा, सॉरी C2H5 प्लस और Cl माइनस। अब देखिए एक का जो प्लस आयन है दूसरे के माइनस आयन से अभिक्रिया करेगा, यहाँ ये इस तरह से, और ये इधर अभिक्रिया कर लेगा, है ना। तो कभी भी एक का प्लस आयन, ये जो प्रारंभिक पदार्थ है, एक का जो धन आयन है दूसरे के ऋण आयन से अभिक्रिया करता है। तो देखिए इसमें सिल्वर क्लोराइड को आप बाहर निकाल दे रहे हैं, और आपको क्या प्राप्त हो रहा है, एथिल नाइट्राइड प्राप्त हो रहा है, या नाइट्रो एथिल कहते हैं जिसको। तो इस अभिक्रिया को यदि आप करवाते हैं तो आप देखते हैं कि जो नाइट्रोएथेन है, ये 80% बनता है। कितना बनता है, 80% बनता है, और 20% इसमें क्या बन रहा है, ये क्या है, एथिल नाइट्राइड बन रहा है।
और आपको क्या बनाना है, 100% आपको क्या चाहिए, नाइट्रोएथेन चाहिए। पर यहाँ 20% लॉस हो रहा है इसमें, है ना, ये बन जा रहा है 20%। तो हम यहाँ पर केमिकल को चेंज कर देंगे, किसको चेंज कर देंगे, इसको चेंज कर देंगे, और इसके जगह पर हम दूसरा केमिकल लेंगे। क्या लेंगे इसकी जगह पर, इसकी जगह पर सपोज हम ले लेते हैं पोटेशियम ले लें सपोज, ये आयोडाइड ले लेते हैं और KNO2 ले लेते हैं। तो हम ये देखते हैं इस तरह से अभिक्रिया होगी, C2H5NO2 बनेगा, और ये जो पोटेशियम आयोडाइड है ये अलग हो जाएगा इसमें। और हम जो है 100% यहाँ पर नाइट्रो एथेन प्राप्त करेंगे। इसी तरह से और भी विधियां हैं जिनका हम अगले पीरियड में अध्ययन करेंगे। तो समझ में आ रहा है बच्चों आपको बनाने की विधियां, है ना? हाँ, तो ये बनाने की विधियां हैं। अगली विधियों को हम अगले पीरियड में देखेंगे। धन्यवाद।